हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रुन पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप? स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करते रहिए लगातार। अपकमिंग वैकेंसी राजस्थान के अंदर प्रस्तावित है। रीट जो कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर के एक पात्रता परीक्षा है जो राजस्थान आयोजित करवाता है, तो उसकी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी बड़ी संख्या में आने वाली है। तो आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपका बेस है वो तैयार हो जाएगा। विषय जितने भी हैं जो रीट के अंतर्गत विषय आते हैं, उन सभी विषयों का अध्ययन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये पात्रता परीक्षा आप आराम से क्रैक कर दें और इसके बाद में थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम जब आप दें तो उसमें आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अपन अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान विषय के सभी टॉपिक आपको मेरे द्वारा करवाए जाएँगे। अभी तक हमने रीट एग्ज़ाम को टारगेट करके लगभग 17-18 वीडियो मैंने रीट की जो फर्स्ट यूनिट है, बाल विकास, उससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें। और अब अपन रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट के अंतर्गत जो दूसरी यूनिट आती है, आपके अधिगम से संबंधित है, अधिगम और अभिप्रेरणा। तो उस यूनिट में से अधिगम टॉपिक जो है हमने चूज़ किया है और उसका ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो अधिगम का मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसे भी आप जाके देख लें ताकि इस वीडियो लेक्चर को समझने में आपको आसानी रहे। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो भई। क्या लगता है सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा लगता नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अधिगम का अर्थ। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक एक सिद्धांत को हम बिल्कुल बारीकी से आराम से पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लगभग 8 से 10 सिद्धांत हैं, उनको हम क्रम वाइज एक एक वीडियो सीरीज के माध्यम से, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, एक वीडियो में एक ही सिद्धांत करवाऊंगा और अच्छे से करना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैटर तो बहुत है, मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, बाज़ार में बहुत बड़ी संख्या में मटेरियल उपलब्ध है मनोविज्ञान का, पुस्तकें बहुत सारी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चीज़ों को समझना है आपको, समझने पर जोर देना है, ठीक है ना? क्योंकि मनोविज्ञान विषय पूरा समझने से ही संबंधित है, रटंत्र नहीं है। रट के आप कभी भी मनोविज्ञान में नंबर नहीं ला सकते हो। आपको चीज़ों को समझना होगा, अवधारणा, कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, ज्ञान बहुत हो गया, अब आ जाओ पढ़ते हैं। तो अधिगम के सिद्धांतों के अंतर्गत विद्यार्थियों, सबसे पहला जो अपना अधिगम का सिद्धांत है वो अपन प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, जो जिसके प्रवर्तक जो है थॉर्नडाइक माने जाते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जिसके प्रवर्तक हैं और उस सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत 1913 के अंदर ये दिया गया था। 1913 में इसको दिया था। देने वाले कौन है देखिए, प्रवर्तक कौन है इस सिद्धांत के? प्रवर्तक जो हैं वो हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक इसके प्रवर्तक है विद्यार्थियों। ये जो विद्वान हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है ये, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, इनका नाम है, पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है। कहीं कहीं आपको E.L. थॉर्नडाइक भी मिलेगा, तो पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, ठीक है? अच्छा, थॉर्नडाइक के बारे में अगर अपन बात करें तो थॉर्नडाइक एक्चुअल में पशु चिकित्सक थे। प्रारंभ में ये क्या थे? मनोवैज्ञानिक के बाद में बने थे। प्रारंभ में क्या थे? पशु चिकित्सक थे, पशुओं की चिकित्सा किया करते थे, पशु चिकित्सक। प्रारंभ में अपने शुरुआती दौर के अंदर जो थॉर्नडाइक है वो पशु चिकित्सक थे, पशुओं का इलाज करते थे और इन्होंने रिसर्च भी किया था। इन्होंने रिसर्च कार्य किया था, मैं आपको बताऊं। थॉर्नडाइक ने जो है 1898 के अंदर, 1898 के अंदर रिसर्च किया था। रिसर्च मतलब पीएचडी। इन्होंने पीएचडी की थी पशुओं को लेकर, पशुओं की इंटेलिजेंसी को लेकर के,
यानी कि पशुओं की बुद्धिमत्ता को लेकर के इन्होंने जो है अपनी पीएचडी की थी। और पीएचडी का जो इनका टॉपिक था वो एनिमल इंटेलिजेंस ही था। जब आप पीएचडी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपको कोई ना कोई टॉपिक चूज़ करना होता है। तो इन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि ये पशु चिकित्सक थे, पशुओं के चिकित्सक थे ये, तो इन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया वो पशुओं से संबंधित ही किया। और इनके रिसर्च का जो टॉपिक था विद्यार्थियों, उस टॉपिक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंसी। एनिमल टॉपिक क्या था? एनिमल एनिमल इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता, पशुओं की बुद्धिमत्ता, की पशुओं में बुद्धिमत्ता कितनी होती है, पशुओं में बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उसको लेकर के इनका टॉपिक था। तो जब सबसे पहले उद्दीपक अनुक्रिया का जो विचार है, ये सिद्धांत का जो विचार है, इनके मस्तिष्क के अंदर 1898 के अंदर आया था। और इस विचार को लेकर के इन्होंने कार्य करना शुरू किया। और कार्य करते करते 1913 के अंदर जो है इन्होंने विद्यार्थियों ये सिद्धांत दे दिया, पूर्ण रूप से ये सिद्धांत दे दिया इन्होंने, जिसको नाम दिया इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अच्छा, पशु चिकित्सक थे और पशुओं के ऊपर ही इन्होंने पीएचडी की थी। एनिमल इंटेलिजेंसी, पशुओं की बुद्धिमत्ता के ऊपर इन्होंने जो है पीएचडी कार्य, अपना शोध कार्य पूरा किया था। इसीलिए जो थॉर्नडाइक है, इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि पशु मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो कौन है? वो हमारे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, पशु मनोविज्ञान के जनक, पशु मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, तो पशु मनोविज्ञान के जनक भी जो है वो आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक माने जाते हैं। ठीक है, ये थॉर्नडाइक के बारे में जो प्रवर्तक हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के, इनके बारे में एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। हालांकि इसमें से प्रश्न कभी आते नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, तो वो जो है प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रश्न ना देख करके और सैद्धांतिक प्रश्न इस तरह के उठा लेता है। तथ्य रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उनको सीधा सीधा, फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, उनको सीधा सीधा उठा लेता है वो। तो आ जाते हैं इसमें से प्रश्न कई बार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आपको होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की। देखिए, दो शब्द आपके सामने हैं, उद्दीपक और अनुक्रिया। एक्चुअल में उद्दीपक है क्या? पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको कि उद्दीपक किसे कहेंगे, उद्दीपक। और दूसरा शब्द है अनुक्रिया। उद्दीपक और अनुक्रिया किसे कहेंगे? उद्दीपक को अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस, और अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स। उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस अंग्रेजी में बोलेंगे स्टिमुलस, और अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स। अंग्रेजी थोड़ी कम आती है भाई मेरे को, है ना, तो स्पेलिंग देख लेना, गलत तो नहीं है। रेस्पॉन्स, अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स। तो उद्दीपक को हम एस से इंडिकेट कर सकते हैं और अनुक्रिया को हम आर से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उद्दीपक क्या है। उद्दीपक का मतलब कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, वो क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए बरसात का मौसम है और आप इस बरसात के मौसम में बाहर बाइक लेकर के बाहर घूमने के लिए निकले आप। अच्छा मौसम है, बरसात रुक गई है, और बरसात रुकने के बाद आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मौसम का लुत्फ लिया जाए, बाहर जा कर के देखा जाए मौसम किस तरह का है। आप बाहर निकल गए बाइक लेकर के। गर्ल्स है तो स्कूटी लेके निकल गई भाई, कोई बात नहीं है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गर्ल्स भी आजकल बाइक चलाती है ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी छोरियाँ के छोरा से कम से। तो मान लीजिए आप बाइक या स्कूटी लेके निकल गए, बरसात रुकी और आप जा रहे हो रास्ते में, और आपको थोड़ी सी छोटी छोटी भूख लगी है। आपको छोटी छोटी भूख लगे तो मैगी खाना चाहिए, है ना। लेकिन आपको जो खुशबू आ रही है उस समय, आप जब निकल रहे हैं, रोड से आप जा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से समोसे की या कचौरी की खुशबू आ रही है। कहीं बनाई जा रही है कचौरी समोसे। आपको पता है कि ऐसे बरसात के मौसम में समोसे कचौरी ज़्यादा बिकते हैं, तो दुकान वाले भी क्या है कि जब बरसात रुकती है तो तुरंत ऐसे समोसे कचौरी बनाते हैं। ये मेरा अनुभव है। हाँ, तो आप अचानक उस खुशबू को देख कर के रुक गए। आप रुक गए और आपने चाहा कि मैं जाकर के ये चीज़ प्राप्त कर लूँ। मैं जहाँ भी समोसा बन रहा है या कचौरी बन रही है, मैं जाकर के वहाँ समोसा कचौरी परचेज़ करके और मैं उसको खा कर के उसका लुत्फ़ उठा के आऊँ। ठीक है? तो आप देखिए खींचे चले गए उस वस्तु की तरफ। वो वस्तु क्या थी? समोसा या कचौरी थी। उसकी खुशबू ने आपको क्या किया? उत्तेजित किया, आपको प्रेरित किया कि आप उसको प्राप्त करें। ठीक है? और आपने जाकर के उसको प्राप्त कर लिया।
तो यानी कि उद्दीपक क्या है? उद्दीपक का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान या क्रिया जो आपको अपनी तरफ खींचे या आपको प्रेरित करे किसी कार्य को करने के लिए। तो आप प्रेरित हो गए, आपको जब खुशबू आई तो आप उसे प्राप्त करने के लिए कचौरी को, समोसे को आपने अनुक्रिया करनी स्टार्ट कर दी, आपने क्रिया करी, आपने बाइक को घुमाया और देखा कि आस-पास में होटल कहाँ पे है, वहाँ जाकर के आपने कचौरी या समोसा खा लिया, अपनी पेट पूजा कर ली, अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली, ठीक है? तो उद्दीपक यही होता है, उद्दीपक का मतलब वो चीज़ जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे आप अभी ये जो वीडियो क्लास देख रहे हैं, मनोविज्ञान की, क्यों देख रहे हैं? क्यों देख रहे हैं भई? कोई शौक थोड़ी हुआ है कि मनोविज्ञान की क्लास देखें हम, कोई शौक नहीं है। केवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को क्लियर करना है। साथ ही जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसमें अनिवार्य रूप से जो मनोविज्ञान विषय आपको पढ़ना होता है, तो आप चाह रहे हैं कि हम मनोविज्ञान विषय के टॉपिक जो हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें, ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा कर सकें और कोई ना कोई नौकरी हम प्राप्त कर लें। और आई होप आप जल्द ही कोई ना कोई नौकरी प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सभी विद्यार्थियों को। जल्दी आप सरकारी सेवा में जाएँगे। तो उद्दीपक, यही उद्दीपक है, वो नौकरी, सरकारी नौकरी जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो आपके सामने एक उद्दीपक है। और उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए आप तरह-तरह की अनुक्रियाएँ कर रहे हैं। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप कोई कोचिंग सेंटर में जाकर ऑफ़लाइन पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई ऑनलाइन ऐप आपने ले रखा है, उसके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। आपने कोर्स मटेरियल मार्केट से आप लेकर आए हैं, कई तरह की किताबें लेके आए हैं, कई तरह की गाइड लेकर के आए हैं और उनके माध्यम से आप पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब आपकी अनुक्रियाएँ हैं, जो कि आप उद्दीपक के प्रति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो उद्दीपक चाहिए। आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक भी यही कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति अधिगम कब करता है? व्यक्ति सीखता कब है? व्यक्ति जब सीखता है, जब वो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। उसको प्रेरणा मिलती है और वो प्रेरणा किससे मिलेगी? उद्दीपक से मिलेगी। उद्दीपक अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा, तब व्यक्ति उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई कार्य करेगा और उस कार्य को बोलते हैं अनुक्रिया। यानी उद्दीपक के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना, ठीक है? तो उद्दीपक और अनुक्रिया शब्द आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए इस सिद्धांत के कई उपनाम हैं, तो वो उपनाम भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए उपनाम क्या-क्या है? यहीं लिख लेते हैं। देखिए, इस सिद्धांत के उपनाम है विद्यार्थियों। पहला नाम तो, जो मुख्य नाम है वो तो उद्दीपक अनुक्रिया है। उसके अलावा इसको देखो, प्रयास, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। अच्छा, इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ठीक है? इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अलावा देखिए, इसे बंध का सिद्धांत भी कहते हैं विद्यार्थियों। बंध का सिद्धांत, इसको बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। नोट्स बना लेना आप, मेरे साथ-साथ ही आप नोट्स बना लेना, ताकि अच्छे से आपको चीज़ें कवर हो जाए। बाद में आप दोबारा जब नोट्स देखो तो अच्छे से आपको याद आ जाए, ठीक है? तो नोट्स बनाते रहना सबसे अच्छा तरीका है। बंध का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसको संयोजनवाद भी कहते हैं विद्यार्थियों। इसको संयोजनवाद भी कहते हैं। इसको संबंधवाद भी कहते हैं विद्यार्थियों। संबंधवाद, ये इसके उपनाम है। इसको संबंधवाद भी कहते हैं। उसके अलावा देखिए, इसको उत्तेजक, उत्तेजक अनुक्रिया भी कहा जाता है। इसको उत्तेजक, उत्तेजक अनुक्रिया, इसको विद्यार्थियों उत्तेजक अनुक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये कुछ इसके उपनाम हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखिए एक-एक की बात करते हैं अपन, लेकिन उससे पहले, इन सिद्धांतों के नाम को जानने से पहले हमें थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया है, उस प्रयोग को हमें जानना पड़ेगा। तो थॉर्नडाइक ने विद्यार्थियों जो प्रयोग किया है, आपको पता होगा, अगर बीएड स्तर पे आपने पढ़ा है, तो थॉर्नडाइक ने जिस पशु के ऊपर प्रयोग किया है, क्योंकि देखिए एनिमल इंटेलिजेंसी इनके रिसर्च का टॉपिक था, पशु मनोविज्ञान के जनक है, पशु चिकित्सक थे, तो जानवरों के ऊपर ही प्रयोग करेंगे। जितने भी मनोविज्ञान के प्रयोग हुए हैं, वो सीधे इंसानों पर नहीं हुए हैं, क्योंकि इंसानों पर प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है, घातक हो सकता है।
इसलिए पहले ये प्रयोग जानवरों पर किए गए और जानवरों से फिर इंसानों पर किए गए हैं। हालाँकि बात तो सही नहीं है, जानवरों की बुद्धि लब्धि और इंसानों की बुद्धि लब्धि क्या आपस में क्या तुलना है? मेरे तो ये समझ में नहीं आई चीज़। लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने पहले प्रयोग जानवरों पे किए हैं और जानवरों पर जब वो प्रयोग सफल हो गए, तो उनको जो है इंसानों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया गया। क्योंकि हम देखिए अमेरिकन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर हम इंडियन साइकोलॉजी पढ़ते तो स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, हुँ, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर इनके विचारों को अपन पढ़ते। लेकिन चूँकि हम अमेरिकन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अमेरिकन जितने भी विद्वान हैं, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, हमें उन्हें ही पढ़ना होगा। और इन सिद्धांतों में मुख्य रूप से इन्होंने जो प्रयोग किए हैं, वो पशुओं के ऊपर ही किए हैं और पशुओं से फिर उन प्रयोगों को इंसानों के ऊपर अप्लाई कर दिया गया है। तो अधिगम का सीखने का जो सिद्धांत है, वो पहला सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और इस सिद्धांत में जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया है उद्दीपक अनुक्रिया का, ये प्रयोग इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया है। किस जानवर पे किया है इन्होंने प्रयोग? बिल्ली पे किया। अब देखो इन्होंने अपना प्रयोग किस तरह से किया। कहते हैं कि थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स लिया, एक बॉक्स लिया इस तरह से, सलाखें लगी हुई थी उसके अंदर, और उसमें एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को बैठा दिया। ये बिल्ली, ठीक है? हाँ, ऐसी होती है भाई, बीकानेर में बिल्लियाँ ऐसी होती है, तो मैंने ऐसी बना दी, ठीक है? और यहाँ पर एक स्टूल रखी, टेबल, और उस टेबल के ऊपर एक मछली रख दी। इस तरह से ये एक मछली रख दी और मछली में से जो है क्या आ रही थी? दुर्गंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी इसके अंदर से, सड़ी हुई मछली थी, स्मेल आ रही थी इसमें से। अच्छा, ये बिल्ली जो थी विद्यार्थियों, ये कैसी थी? भूखी थी। भूखी बिल्ली थी, क्योंकि भूखी बिल्ली होगी जब ही तो भोजन को प्राप्त करेगी। और कहते हैं कि इस पजल बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था, लीवर, एक बटन लगा हुआ था, और इस बटन से यहाँ एक गेट था, दरवाजा, वो जुड़ा हुआ था। तो प्रयोग ये था कि थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को इस पिंजरे के अंदर डाला और बाहर एक मछली, भोजन के रूप में एक मछली रख दी, सड़ी हुई मछली। अब बिल्ली को भूख लगी थी, तो बिल्ली को स्मेल आई किसकी? मछली की। मछली की गंध जो है वो बिल्ली के नाक में गई और बिल्ली ने चाहा कि मैं इस मछली को प्राप्त कर लूं और अपनी भूख शांत कर लूं। तो कहते हैं कि बिल्ली ने इस पिंजरे के अंदर जोर-जोर से उछल-कूद मचाई, चारों तरफ, कभी सलाखों के पास आती, कभी पीछे जाती, कभी आगे आती, काफ़ी देर तक उछल-कूद मचाई। अचानक उछल-कूद मचाते-मचाते इस बिल्ली का जो पैर है, वो विद्यार्थियों इस लीवर के ऊपर पड़ गया। जैसे ही इस लीवर पे पड़ा इसका पैर, तो दरवाज़ा खुला, ये वाला दरवाज़ा ओपन हो गया, ऊपर हो गया, और दरवाज़ा खुलते ही बिल्ली बाहर आई और उसने इस मछली को खा कर के अपनी पेट की जो भूख थी उसको शांत कर ली। इस तरह से ये प्रयोग सफल हुआ। अब कहते हैं कि इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने बार-बार किया, बार-बार किया इस प्रयोग को, और बार-बार बिल्ली को इस पिंजरे में बंद किया गया और देखा गया कि बिल्ली क्या करती है। बिल्ली ने उछल-कूद मचाई, फिर से बिल्ली का लीवर के ऊपर पैर आया, फिर से दरवाज़ा खुला, बिल्ली आई, मछली को प्राप्त कर लिया। इस तरह से इस प्रयोग को कई बार इस बिल्ली के ऊपर किया गया। तो ये देखा गया विद्यार्थियों कि इस बिल्ली के जो प्रयास थे, उन प्रयासों में धीरे-धीरे कमी आती चली गई। यानी कि पहले मान लो शुरू के अंदर बिल्ली 20 मिनट तक उछल-कूद मचाई और जब बाहर आई, फिर दूसरी बार जब बिल्ली को डाला तो 18 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 14 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, इस तरह से जैसे-जैसे बिल्ली को बार-बार इस पिंजरे के अंदर डाला गया और बिल्ली ने उछल-कूद मचाई, तो बिल्ली के भी धीरे-धीरे समझ में आ गया कि भई ये यहाँ पे लीवर लगा हुआ है, इसको दबाओ, दबाते ही बाहर आना है और भोजन को प्राप्त करना है। ठीक है? तो बिल्ली को क्या हो गया? अभ्यास हो गया। इस कार्य का अभ्यास हो गया बिल्ली को। ये देखिए, कहाँ गया? प्रयास, प्रयास मतलब अभ्यास। बार-बार बिल्ली ने ये कार्य किया, तो बिल्ली को इस कार्य को करने का अभ्यास हो गया और कहते हैं कि लास्ट में जब अंतिम रूप से जब बिल्ली को इसके अंदर डाला गया पिंजरे में, तो बिल्ली पिंजरे में जैसे ही डाली, बिल्ली तुरंत आई, उसने लीवर को दबाया और बाहर आकर भोजन को प्राप्त कर लिया। यानी कि बिल्ली ने सीख लिया। सीखना मतलब अधिगम, तो अधिगम हो गया, बिल्ली ने सीख लिया। बिल्ली ने बार-बार अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा इस कार्य में निपुणता प्राप्त कर ली और जैसे-जैसे बिल्ली ने प्रयास किए, वैसे-वैसे क्या कम होने लगी, त्रुटि कम होने लगी। भई पहले 20 मिनट में बाहर आ रही थी, फिर 18 मिनट में आई तो 2 मिनट कम हो गए ना, फिर 15 मिनट में बाहर आई तो 3 मिनट कम हो गए। तो मतलब कि गलतियों की संख्या कम होती चली गई और ये रियल में हमारे वर्तमान जीवन में भी अगर हम देखें,
तो जब हम किसी कार्य को पहली बार करते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, कुछ कमियाँ रह जाती हैं। लेकिन जब उस कार्य को बार-बार हम करते हैं, तो वो कार्य हमारे अभ्यास में आ जाता है और उस कार्य में गलतियाँ कम हो जाती है और वो कार्य जो है अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाता है। तो बिल्ली के द्वारा भी इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया अपने अंतिम प्रयासों के अंदर। ठीक है? तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। अब देखिए इस सिद्धांत के इस प्रयोग में विद्यार्थियों उत्तेजक अनुक्रिया या उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक क्या है बताओ? बताओ इसमें उद्दीपक क्या है? बिल्कुल सही। ये मछली जो है ये क्या है? उद्दीपक है, जिसको आप स्टिमुलस कह सकते हो अंग्रेजी में, उद्दीपक। और अनुक्रिया कौन कर रही है? बिल्ली कर रही है, रेस्पॉन्स। इसीलिए इस सिद्धांत को जो है विद्यार्थियों एसआर थ्योरी भी कहते हैं। भूल गया क्या मैं लिखना? एसआर थ्योरी, ये लो। इस सिद्धांत का एक नाम एसआर थ्योरी भी है। ठीक है, इसीलिए है क्योंकि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हो रही है, स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स हो रहा है। स्टिमुलस उद्दीपक क्या है? ये मछली है और रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया कौन कर रहा है? बिल्ली कर रही है। इसीलिए इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये सिद्धांत आपके समझ में आ गया, प्रयोग आपके समझ में आ गया। अब अपन इसके जो उपनाम है उनकी एक-एक करके बात करते हैं। देखिए, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास किसने किया मछली को प्राप्त करने के लिए? बिल्ली ने किया। तो इसी तरह से मनुष्य भी अपने जीवन में जब बार-बार प्रयास करता है, पहले प्रयास में उसे असफलता मिलती है, दूसरे में मिलती है, कब तक असफलता मिलेगी? कभी ना कभी उसे सफलता ज़रूर मिलेगी, जिस तरह से इस बिल्ली को सफलता मिली बाहर आने में। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे, तो कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी, कोई ना कोई गलती रह सकती है। मैं भी अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे से भी कोई आंकड़े में, किसी फैक्ट के अंदर कोई गलती रह सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे मैं कार्य करूँगा, इस कार्य में जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगा, तो मेरी त्रुटियों की संख्या क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पर प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इसे इसीलिए कहा गया। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न, प्रयत्न कौन कर रहा है? बिल्ली कर रही है। बिल्ली बाहर आने के लिए प्रयत्न कर रही है। तो सीखने के लिए भी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? प्रयत्न करने पड़ते हैं, जतन करने पड़ते हैं, तब सीखा जाता है। घंटे-घंटे भर की क्लासें होती है, तो ऑनलाइन क्लास को भी देखना पड़ता है, मोबाइल चालू करना पड़ता है, ईयरफ़ोन लगाने पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है उसको, लिखना भी पड़ता है। तो ये सारे क्या है? ये सब प्रयास हैं। ऑफ़लाइन क्लास में जा रहे हो तो आपको घंटों वहाँ पर 10-10 घंटे बैठना पड़ेगा। सिटिंग करनी पड़ेगी आपको 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, तब जाकर के आप चीज़ों को सीख पाएँगे। ठीक है? तो इसीलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, भूल यानी त्रुटि, गलतियाँ होती है, तो भूल का सिद्धांत कहते हैं। एसआर थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हो रही है, इसलिए इसको एसआर थ्योरी कहते हैं। आगे देखिए बंध का सिद्धांत। बंध का सिद्धांत यानी एक बंध बन गया, एक बॉन्ड बन गया बिल्ली और इसके बीच में, बिल्ली के बीच में और ये जो उद्दीपक है इसके बीच में, इसलिए इसको बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके अलावा संयोजनवाद का सिद्धांत इसलिए कहते हैं कि बिल्ली को जो उद्दीपक सामने दिख रहा है, उस उद्दीपक के प्रति बिल्ली अनुक्रिया कर रही है और अनुक्रिया करने से क्या हुआ कि उसका पैर लीवर पर गिरा और अचानक ही उसको जो है अनायास ही बाहर आकर के भोजन प्राप्त हो गया। तो बिल्ली को कुछ सीखने को मिल गया, अधिगम हो गया। इसीलिए इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजन एक तरह का ये आपस में जुड़ाव है। संबंधवाद भी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक संबंध स्थापित हो गया है। जब आप बार-बार चीज़ों को पढ़ते हैं, जब आप एक ही मटेरियल को 10 बार, 20 बार पढ़ते हैं, तो आपका उसके साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है। आपको चीज़ें याद रहने लगती है। आप जब बार-बार अभ्यास करते हैं, तो देखिए कई टीचर ऐसे होते हैं जो किताबों के नंबर बता देते हैं। किताबों के किस पेज पर कौन-सा फैक्ट लिखा हुआ है, तो विथ पेज नंबर आपको बताते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह का संबंध है। इसलिए इसको संबंधवाद भी कहते हैं। उत्तेजक अनुक्रिया इसको कहते हैं। उत्तेजक अनुक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बिल्ली के सामने ये क्या है? उत्तेजक है। उत्तेजक यानी कि ऐसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्रिया जो आपको क्रिया करने के लिए उत्तेजित करे, तो वो अपने आप में उत्तेजक है। तो बिल्ली के सामने उत्तेजक क्या है? ये मछली है, मछली से आने वाली दुर्गंध है। ठीक है? तो ये सारे जो है उपनाम हैं। कई बार प्रश्न क्या उपनामों में से आ जाते हैं। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं रीट, टेट, टैट लेवल के, जो सीधे-सीधे उद्दीपक अनुक्रिया नहीं पूछते हैं। ये इस तरह से संयोजनवाद, संबंधवाद, उत्तेजक, ये शब्द आते हैं। तो ये शब्द आने से घबराना नहीं है, डरना नहीं है अपने को। ये सारे नाम जो है अपने को याद होने चाहिए ताकि इनमें से कोई भी नाम अगर सामने आए तो हम बता सकें कि हाँ, ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है? चलिए, तो ये हमने इस सिद्धांत के बारे में जान लिया, थॉर्नडाइक के बारे में जान लिया, जो प्रमुख प्रयोग था वो जान लिया और साथ ही इसके जो उपनाम थे उसके बारे में जान लिया। अब विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक ने अपना ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर कुछ नियम दिए हैं। उन नियमों को अपन जानेंगे मुख्य रूप से।
2 प्रकार के नियम दिए हैं, प्रमुख नियम है और गौण नियम है। 3 प्रमुख नियम है और 5 गौण नियम है। तो चलिए अब हम नियमों की बात करते हैं। हाँ जी, देखिए थॉर्नडाइक के नियमों की हम बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत 2 प्रकार के नियम दिए हैं विद्यार्थियों। इसमें पहला जो है वो है मुख्य नियम। पहला जो पार्ट है वो है मुख्य नियम और दूसरे हैं गौण नियम, यानी 2 प्रकार के नियम दिए इन्होंने। मुख्य नियमों की बात करें तो 3 है मुख्य नियम, ये देखिए। और अगर गौण नियमों की बात करते हैं तो ये 5 है। इनकी अपन बात करेंगे, इनमें से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना रहती है, तो इनको अच्छे से समझना ज़रूरी है आपको। देखिए, जो थॉर्नडाइक के द्वारा जो मुख्य नियम दिए गए हैं अपने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें पहला जो नियम है, वो नियम क्या कहता है? पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता यानी कि किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होना। किसी कार्य को करने के लिए आपकी जब तक इच्छा नहीं होगी, जब तक व्यक्ति खुद तैयार नहीं होगा किसी कार्य को करने के लिए, तब तक उस कार्य में वो व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा तो अपनी इच्छा से पिएगा। ये अधिकतर आम बोलचाल में हमें सुनने को मिलता है कि घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते। तो वही बात तत्परता का नियम कह रहा है कि बालक जब खुद तत्पर होगा चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, तब वो ज़्यादा अधिगम कर पाएगा, तब वो ज़्यादा सीख पाएगा। अभी आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर बच्चों को जब शुरुआत में एडमिशन होता है, तो स्कूल में जब बच्चों को लेके आते हैं तो कैसे रोते बिलखते हुए, रोते मरते हुए आते हैं वो, हैं? लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो स्कूल में एडजस्ट होने लगते हैं। अच्छा, शुरू में जब उनको लेके आते हैं स्कूल के अंदर, तो वहाँ उस समय उनका मन भी नहीं लगता। बिल्कुल मन नहीं लगता उनका, ना खाने में मन लगता है, ना ना कोई घूमने में, ना किसी से बात करने में, बिल्कुल इच्छा नहीं होती उनकी। एकदम मायूस होकर बैठे रहते हैं। छोटे-छोटे बच्चे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है कि वो अपना अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं स्कूल के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, क्लासरूम में, टीचर्स के साथ में, उनका मन लगने लगता है, ठीक है? और वो खुद पढ़ने के लिए तत्पर भी हो जाते हैं और फिर सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो तत्परता का नियम यही कहता है कि जब तक आप स्वयं तत्पर नहीं होंगे सीखने के लिए, तब तक कोई दुनिया का ऐसा शिक्षक नहीं है जो आपको घोट के, कोई मटेरियल जो है वो घोट करके और आपको उसका शेक बना करके और आपको पिला दे और आपको वो चीज़ें याद हो जाएँ। कभी नहीं हो सकता। आपको खुद को तत्पर रहना पड़ेगा, आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को सीख पाएँगे। ये वीडियो क्लास भी देखिए आप देख रहे हैं, तो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप तत्पर हैं सीखने के लिए। और सीखना आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा क्लास चल रही है। हाँ, हाँ। तो सीखना भी आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा आपको क्रैक करनी है। साथ ही जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित, उनमें आपको शिक्षा मनोविज्ञान विषय पढ़ना है। इसलिए आप जो है ये वीडियो क्लास देख रहे हैं या और भी कोई वीडियो क्लास अगर आप देखते हैं या फिर आप कोचिंग करते हैं, तो आप तत्पर इसीलिए हैं क्योंकि आपको सरकारी सेवा में जाना है, सरकारी शिक्षक बनना है। तो यहाँ पर थॉर्नडाइक तत्परता के नियम के अंतर्गत यही कहना चाह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि भैया जब तक बच्चा खुद तत्पर नहीं होगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा और जब वो खुद तत्पर होकर के सीखेगा तो अधिगम ज़्यादा होगा। ठीक है? पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए मुख्य नियम अभ्यास का नियम। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी अवध जात सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से क्या होता है? अभ्यास करने से इंसान जो है वो अपने कार्य में निपुण हो जाता है ना? उसको निपुणता प्राप्त हो जाती है अपने कार्य के अंदर। तो अभ्यास करना चाहिए, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आप मैथमेटिकल कोई सवाल निकाल रहे हैं, आप विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं या आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि आप अगर 7 दिन में आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है और 7 दिन तक अगर आप उसे नहीं पढ़ते हैं, तो आपको 50% भूल भूल जाते हैं आप। आप उस पढ़े हुए मैटर का 50% तक भूल जाते हैं और अगर आप 2 हफ्ते उसको नहीं पढ़ते हैं, तो लगभग 70 से 80% भूल जाते हैं और 2 3 से 4 हफ्ते अगर नहीं पढ़ते हैं, तो पूरा साफ़ हो जाता है। तो ये इस तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण चलता है, जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि मनुष्य के अंदर याद रखने के साथ-साथ भूलने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक का यही कह रहा है कि आप बार-बार चीज़ों का अभ्यास करें। पुस्तकों से मित्रता करें, सच्ची दोस्त है ये। पुस्तकें सच्ची दोस्त है। इस रियल वर्ल्ड के अंदर आपके फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप के दोस्त हो सकते हैं हज़ारों में हों, लाखों में हों, लेकिन वो आपके कहीं काम नहीं आएँगे। आपके काम आएगी तो सिर्फ़ आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा। तो आप अगर पुस्तकों से मित्रता कर लेते हैं, तो कभी जीवन में धोखा नहीं खाएँगे, ठीक है? तो पुस्तकों से मित्रता करनी चाहिए और पुस्तकों को बार-बार आप पढ़ोगे, उसका अभ्यास करोगे, तो उसमें जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, उनको आप अच्छे से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, जान पाओगे,
उनको आत्मसात कर पाओगे। ठीक है? तो थॉर्नडाइक का दूसरा अभ्यास का नियम यही कह रहा है कि भैया अधिगम जब अच्छा होगा, जब प्रभावी होगा, जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करे, विषय वस्तु को, कंटेंट को बार-बार पढ़े। ठीक है? यही है अभ्यास का नियम। तीसरा देखिए प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम, थॉर्नडाइक का नियम ये कह रहा है कि भई हम जो भी कार्य करते हैं, उस कार्यों का जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, अगर वो परिणाम सकारात्मक है, यदि परिणाम कैसा है? सकारात्मक है, तो हम उस कार्य को पुनः करने के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन अगर परिणाम नकारात्मक आ गया, तो हम उसे वहीं ड्रॉप कर देते हैं, हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा प्राय देखा गया है कि जो भी कार्य हम करते हैं, उसके अगर परिणाम अच्छे आते हैं, तो हम उस कार्य को आगे से और करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो प्रभाव का नियम यही कह रहा है थॉर्नडाइक का कि अधिगम अधिक जब होगा, अधिगम की सफलता तब मिलेगी, व्यक्ति, बालक ज़्यादा जब सीख पाएगा, जब प्रभाव सकारात्मक हो। सकारात्मक प्रभाव होंगे, पॉजिटिव परिणाम उसे मिलेंगे, तो वो उस कार्य को करने के लिए आगे से अग्रसर होगा और ज़्यादा सीख पाएगा वो। ठीक है? तो तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों ही नियम जो है थॉर्नडाइक के अधिगम को लेकर के मुख्य नियम है। अब अपन बात करते हैं गौण नियमों की। 5 गौण नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, एक-एक की बात करते हैं। देखिए पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया जैसे कि नाम से मालूम चल रहा है कि आपके द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप कई सारे प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती 2nd ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कई सारी प्रतिक्रियाएँ करेंगे। आप मार्केट जाकर के अच्छी गाइड लेकर के आएँगे, अच्छी ऑथेंटिक पुस्तकें लेकर के आएँगे। कोई अगर आपको सजेशन करता है कि आप वहाँ से कोई नोट्स लेकर के आइए, तो आप दूसरी जगहों से किसी टीचर्स के अच्छे नोट्स आप मँगवाएँगे। साथ ही आप यूट्यूब के माध्यम से भी मोटिवेशन क्लासें भी लेंगे, साथ में आप यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लासें भी आप लेंगे। आपने कोई ऐप ले रखा है, तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? ये आपकी बहुप्रतिक्रियाएँ हैं। यानी कि अधिगम की सफलता के लिए मनुष्य के द्वारा कई सारी प्रतिक्रियाएँ की जाती है। इसी को जो है थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? बहुप्रतिक्रिया का नियम कहा है। और बहुप्रतिक्रिया कहते हैं ना, साम, दाम, दंड, भेद। तो ये सारी अपना करके पूरी व्यूह रचना बना करके जब व्यक्ति कार्य करता है, तो वो ज़्यादा सीखता है। ठीक है? तो आपको भी सिलेक्शन लेना है, तो ये सारे साम, दाम, दंड, भेद आपको अपनाने पड़ेंगे। आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी देना पड़ेगा, आपको मार्केट से मॉडल पेपर भी लाना पड़ेगा, आपको अच्छी गाइड्स भी आपको लानी पड़ेगी, आपको अच्छी ऑथेंटिक पुस्तकें भी पढ़नी पड़ेगी, आपको टीचर्स की गाइडेंस भी लेनी पड़ेगी। ये सब काम आपको करने पड़ेंगे, जब जाकर के जो है आप किसी न किसी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर पाएँगे। ठीक है? तो यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुत सारी क्रियाएँ करना, हुँ? सफलता प्राप्त करने के लिए, बहुप्रतिक्रिया का नियम। अगला देखिए दूसरा गौण नियम क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक नाम से मालूम चल रहा है, आंशिक छोटे-छोटे टुकड़ों के अंदर जब कोई क्रिया की जाती है, तो उसको हम आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर टीचर जो है, वो आंशिक क्रिया के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को बाँट देता है। जो टीचर के पास में जो एक सिलेबस है, मान लीजिए मैं साइकोलॉजी का टीचर हूँ, तो मैं क्लासरूम में जब पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैंने पूरे सिलेबस को अपने हिसाब से अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दिया है, अंशों में विभाजित कर दिया है और अब मैं उन अंशों में से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक टॉपिक जो है क्लासरूम में करवाऊँगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं 17 जो वीडियो लेक्चर है, वो रीट लेवल 2nd और 1st की जो मनोविज्ञान की पहली यूनिट है बाल विकास, उससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है? अब मैं जो है दूसरी यूनिट जो अधिगम और अभिप्रेरणा है, उसमें से मैं अधिगम आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अधिगम के नियम हैं, इनको मैंने अलग-अलग टुकड़ों में बाँट दिया है और एक-एक वीडियो लेक्चर में एक-एक अधिगम का नियम बिल्कुल विस्तार से आपको बताऊँगा। तो ये क्या है? ये मेरे मस्तिष्क के अंदर पहले से एक जो है खाका बन गया है। एक स्ट्रक्चर मैंने बना लिया है कि मैं इस तरह से 70-80 क्लासों के अंदर पूरा मनोविज्ञान, जितने भी मनोविज्ञान के टॉपिक है, वो सारे मैं आपको करवाऊँगा। तो ये क्या है? ये आंशिक क्रिया का नियम है, यानी कि टीचर के द्वारा बच्चों को अच्छे से अधिगम करवाने के लिए जो विषय वस्तु है उसको अलग-अलग हिस्सों में बाँट देना, ये कहलाएगा आंशिक क्रिया का नियम। इसी तरह से शिक्षार्थी भी जब अध्ययन करते हैं, जब विषय वस्तु पढ़ते हैं, तो उस विषय वस्तु को शिक्षार्थी भी क्या कर देते हैं, अलग-अलग हिस्सों में बाँट करके पढ़ते हैं, अलग-अलग टॉपिकों को छोटे-छोटे हिस्सों में खंडित करके पढ़ते हैं, ताकि ज़्यादा अधिगम होता है, ज़्यादा सीखने को मिलता है। ठीक है? समझ में आ गया आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा देखिए साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य का मतलब क्या है? साहचर्य का मतलब है कि एक स्थिति में अगर कोई व्यवहार किया जा रहा है और दूसरी स्थिति में उसी व्यवहार को पुनः
रिपीट कर दिया जाए, वो साहचर्य परिवर्तन होता है विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए कि घर से बाहर मान लीजिए किसी माता का इकलौता पुत्र है और वो घर से बाहर जॉब के लिए जा रहा है। घर से बाहर जॉब के लिए जा रहा है, तो मम्मी की आँखों में आँसू आ गए, उसको देख कर के कि मेरा एक ही बेटा है और वो जा रहा है घर से दूर, अब हम कैसे रहेंगे उसके बिना, ठीक है? मम्मी की आँखों में आँसू आ गए, इमोशनल है मम्मी, हर मम्मियाँ होती है इमोशनल, सबकी माँ होती है, मेरी मम्मी है, उन्होंने भी ऐसा ही किया था जब मैं पहली बार घर से बाहर होम टाउन छोड़ के गया था जब। तो अगर मान लीजिए इस तरह से एक माँ की आँखों में आँसू आ गए, एक बच्चे को जाते हुए देख कर के, तो उस समय तो उनके आँसू आए, उसने इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित किया उस बच्चे के सामने। लेकिन जब वो बच्चा चला गया, तो 2-4 दिन बाद में उस बच्चे की तस्वीर को देख कर के, मान लो घर में फ़ोटो लगी हुई है, उसी बेटे की, माँ के बेटे की, तो उस माँ ने बच्चे की तस्वीर को देखा और तस्वीर को देख कर के वो रोने लग गई। यानी कि उसी व्यवहार को दोबारा उसने प्रदर्शित कर दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? साहचर्य परिवर्तन का नियम बोलते हैं। ठीक है? ये अधिगम का नियम है, गौण नियम थॉर्नडाइक का। इसे साहचर्य परिवर्तन का नियम बोलते हैं कि एक परिस्थिति में कोई व्यवहार किया गया है, तो दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर देना। अब पहली परिस्थिति के अंदर देखिए, वो बालक, वो बच्चा अपनी माँ के सामने था, तब माँ ने रो करके उसके सामने अपनी संवेदना प्रकट की थी। लेकिन दूसरी स्थिति के अंदर वो बालक सामने नहीं है, उसकी तस्वीर है प्रतीक के रूप में, उसे देख कर के भी माँ ने जो है एक वही व्यवहार का प्रदर्शन दोबारा किया है, जिसे हम क्या बोलेंगे? साहचर्य परिवर्तन का नियम बोलेंगे। ठीक है? अगला देखिए चौथा नियम, मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम क्या कहता है विद्यार्थियों? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मानसिक विन्यास का मतलब है कि किसी कार्य को करने के लिए मानसिकता होनी चाहिए। यानी कि कोई कार्य को करने के लिए, ये आप इस नियम से जोड़ सकते हो आप। तत्परता के नियम से आप मानसिक विन्यास को जोड़ सकते हो, कि मानसिक विन्यास का मतलब है कि एक व्यक्ति जब मानसिक रूप से तैयार होता है किसी कार्य को करने के लिए, तो वो उस कार्य को अच्छे से कर पाता है और अधिगम जो है वो प्रभावी रहता है। तो अधिगम अच्छा तब होगा जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह से सजग होकर के उस कार्य को करता है, तल्लीनता से पूरा कार्य करता है। ठीक है? तो ये मानसिक विन्यास का नियम है। अगला है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम विद्यार्थियों क्या है? सादृश्यता का नियम है, देखो नाम से मालूम चल रहा है, दृश्यता। दृश्यता मतलब देखना। तो सादृश्यता का मतलब है कि एक परिस्थिति के अंदर कोई कार्य जिसे आपने सीख लिया, उसे दूसरी परिस्थिति के अंदर आप लागू कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो सादृश्यता कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक लड़की जो कि घर में अपनी मम्मी के पास रह कर के रसोई घर के सारे काम सीख रही है, हैं? चाय बनाना सीख रही है कि भई चाय बनाने का ये प्रोसेस है, पास में खड़ी होकर के वो खुद कर रही है, मम्मी उसको बता रही है। तो जब वो अपने ससुराल जाएगी या माता घर में नहीं होगी, उस समय जब वो चाय बनाएगी, तो उस पूरे प्रोसेस को वो लागू करेगी वहाँ पे, है ना? तो इसी को हम सादृश्यता का नियम बोलते हैं, ठीक है? यानी कि देख करके किसी कार्य को सीखना और फिर उसे उसी समान परिस्थिति में दूसरी जगह अप्लाई कर देना, लागू कर देना, ये सादृश्यता का नियम है, ठीक है? तो ये विद्यार्थियों थॉर्नडाइक के नियम थे, जिसमें 3 अपन ने मुख्य नियम पढ़े हैं और 5 अपन ने गौण नियम पढ़े हैं। इन नियमों में से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 मुख्य नियम, ये 3 तो आपको कन्फर्म याद होने चाहिए और ये 5 नियम हैं, ये भी आपको याद करने ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें से भी प्रश्न कई बार बनते हैं, ठीक है? चलिए, अब थॉर्नडाइक का नियम पूरी तरह से अपन ने पढ़ लिया है, थॉर्नडाइक का प्रयोग हमने पढ़ लिया, प्रयोग के उपनाम जो थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब एक टॉपिक और रह गया है थॉर्नडाइक से संबंधित, इस उद्दीपक अनुक्रिया से संबंधित, कि भाई इस सिद्धांत का, थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ हो रहा है? तो वो अब अपन और जान लेते हैं। हाँ जी विद्यार्थियों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत की उपयोगिता की अब बात कर लेते हैं कि भाई थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है अधिगम को लेकर के, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, इसकी उपयोगिता क्या है? कहाँ यूज है इसका? कहाँ बेनिफिट है इस सिद्धांत का? देखिए, बात करते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं कमजोर और मंद बुद्धि। कमजोर बुद्धि और मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं, उनके लिए सिद्धांत बहुत उपयोगी है, क्योंकि मंद बुद्धि बालक जो है, उसे ऐसा कार्य देना चाहिए जिस कार्य को वो बार-बार करे और बार-बार करने से उस कार्य में उस बालक को सफलता प्राप्त हो जाए और वो आसानी से अपने जीविका का उपार्जन कर सके। तो मंदबुद्धि जो बालक होते हैं विद्यार्थियों, जिनकी बुद्धि लब्धि लगभग आपके 70-80 से नीचे होती है, वो सारे मंदबुद्धि होते हैं। तो ऐसे बालकों को रोजगार के लिए ऐसा काम देना चाहिए, जिसके अंदर आपके छोटे-छोटे जो मोटे काम हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे काम उनको देने चाहिए।
तो मंदबुद्धि बालक जो कि अभ्यास के सिद्धांत के द्वारा बार-बार किसी चीज़ का, किसी कार्य का, कोई भी नए उत्पादन करने की जो चीज़ें हैं, चाहे वो मोमबत्ती बनाना है, अगरबत्ती बनाना है या फिर कोई छोटा उपकरण है, विद्युत उपकरण है जिसको असेंबल करना है। तो ऐसा कार्य जिसको वो बार-बार करेगा, तो बार-बार करने से क्या होगा कि उसको उसका अभ्यास हो जाएगा और वो ईज़िली उस कार्य को करने में समर्थ हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग उसको लगाना नहीं पड़ेगा और इससे क्या होगा कि मंदबुद्धि बालक आराम से अपनी जीविका का उपार्जन कर पाएगा। तो शैक्षिक दृष्टि से देखा जाए तो कमजोर और मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए ये सिद्धांत जो है सर्वाधिक उपयोगी सिद्धांत है ये। चलिए दूसरा देखिए, अभ्यास के महत्व को उजागर करता है। अभ्यास का महत्व, अभ्यास करना चाहिए व्यक्ति को। अभ्यास करने से ही जो है व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त करता है किसी कार्य के अंदर। तो थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत हमें ये समाज को ये देता है, समाज को ये सीख देता है कि एक व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, उसे प्रयास करते रहने चाहिए। तो अभ्यास का जो एक महत्व है, उस महत्व को उजागर करता है थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत। अगला देखिए, समाज को परिश्रमी बनाता है। सही बात है, परिश्रमी बनेगा जब आप ये कहेंगे किसी व्यक्ति को कि कोई बात नहीं, अभी आपको असफलता मिली है, अगली बार एक बार और ट्राई कीजिए, एक बार और आप इस चीज़ का अभ्यास कीजिए, आप बार बार इस चीज़ को पढ़िए, है ना। तो इससे क्या होगा, वो व्यक्ति क्या बनेगा, परिश्रमी बनेगा, वो मेहनत करेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। वर्तमान समय में जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत, उसमें आप देखें किसी भी कोचिंग सेंटर में आप जाएंगे तो आपको कितनी बड़ी संख्या में भीड़ दिखेगी। आप किसी लाइब्रेरी में जाएँगे तो वहाँ आपको बहुत बड़ी संख्या में भीड़ दिखेगी और जो स्टेट लाइब्रेरी है, जो गवर्नमेंट की सरकारी लाइब्रेरी है, उसमें तो आपको बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये सब क्या है, ये कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो हर बच्चा तैयारी कर रहा है, 10-10, 12-12 घंटे स्टडी कर रहे हैं, तब जाकर कहीं नौकरी में नंबर आ रहा है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इस सिद्धांत के द्वारा, अभ्यास के सिद्धांत के द्वारा थॉर्नडाइक कहना चाह रहे हैं कि समाज को एक तरह से परिश्रमी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बार-बार प्रयास करेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, पुस्तकों से मित्रता करेंगे, तो क्या होगा, आप परिश्रमी बन जाएँगे। परिश्रम करने का जो बेनिफिट है वो आपको पता चल जाएगा और आप प्रगतिशील भी बन जाएँगे। प्रगतिशील यानी आगे बढ़ने वाले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10, 12-12 घंटे स्टडी करके और किसी नौकरी को प्राप्त करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेहनती बन जाएँगे, आप परिश्रमी बन जाएँगे और आप फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में जाकर के भी अपना अच्छा दे पाएँगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? तो जो सिद्धांत है ये अधिगम का, थॉर्नडाइक का, ये समाज को क्या बनाता है, परिश्रमी बनाता है और प्रगतिशील बनाता है। अगला देखिए, आदतों का निर्माण करता है। बिल्कुल सही बात है, आदतों का निर्माण करता है। बार-बार जब आप किसी कार्य को करेंगे, तो वो आपकी आदत में आ जाएगा, आपके व्यवहार में आ जाएगा। आप खुद ये रियलाइज़ करना, आप जब कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं, अगर आप लगातार महीना, डेढ़ महीना किसी विषय को या किसी पुस्तक को आप पढ़ते हैं, किसी कोर्स को आप पढ़ते हैं और उसके बाद में आप उस पुस्तक को छोड़ के देखना, आप छटपटाने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज कुछ मिस हो गया है। आज पूरे दिन में कुछ मैंने छोड़ दिया है। कोई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पार्ट है लाइफ़ का, जो मुझसे छूट गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप परिश्रमी बन चुके हैं, आपको मेहनत करने की आदत हो गई है, आपको पुस्तकों के साथ में आपकी मित्रता हो गई है, तो अब आप बिना पुस्तकों को पढ़े नहीं रह सकते, ठीक है? तो यही चीज़ है कि आदतों का निर्माण होता है, आपकी आदत बन गई है, आपकी आदत में शुमार हो गया है कि आपको पुस्तक पढ़नी है, आपको कंटेंट पढ़ना है, आपको नई चीज़ें, नया ज्ञान ग्रहण करना है। तो आदतों का निर्माण भी जो है, थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत करता है। आगे देखिए, मानसिक रूप से सकारात्मकता पर बल देता है। बिल्कुल सकारात्मकता पर बल देता है। किसी प्रकार की नकारात्मकता का स्थान नहीं है। नकारात्मकता का स्थान अगर होगा, तो लोग ये कहेंगे कि भैया एक बार आपने कोशिश कर ली, आपका नंबर नहीं आया किसी वैकेंसी में, छोड़ दो। ये नकारात्मक सोच है। लेकिन थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत सकारात्मकता पर बल देता है। ये कहता है कि आप बार-बार प्रयास कीजिए। आप प्रयास करेंगे, त्रुटियाँ होनी स्वाभाविक है, गलतियाँ होनी स्वाभाविक है। बिल्ली ने पिंजरे में उछल-कूद मचाई। पहली बार 20 मिनट में बाहर आई, दूसरी बार 18 मिनट में आई, तीसरी बार 15 मिनट में आई, फिर 12 मिनट में, 10 में, 5 में, 1 में और फिर लास्ट में तो तुरंत अंदर गए। जैसे ही बिल्ली को डाला, तुरंत लीवर दबाया, बिल्ली बाहर आ गई। क्यों? क्योंकि अभ्यास करने से बिल्ली के द्वारा की जाने वाली त्रुटियाँ क्या हो गई, गलतियाँ क्या हो गई, कम होती चली गई। तो ये सिद्धांत भी जो है, वो सकारात्मकता पर बल देता है और ये कहता है कि आप बार-बार अभ्यास कीजिए, आपकी गलतियाँ धीरे-धीरे कम होने लगेगी और आप सीखने लगेंगे, आप प्रगतिशील होने लगेंगे। ठीक है? अगला देखिए, आशावादी बनाता है। बिल्कुल आशावादी बनाता है, आशा का संचार करता है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आता है ये सिद्धांत कि आपको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से इस दुनिया में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये सिद्धांत है जो थॉर्नडाइक इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कहते हैं। तो आशावादी है,
ठीक है। अगला देखिए, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डू, करके सीखना। जब व्यक्ति कोई कार्य खुद करके सीखता है तो उसको लंबे समय तक याद रखता है। तो ये सिद्धांत भी यही कहता है कि व्यक्ति खुद जब किसी कार्य को करेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा और अच्छे से सीख पाएगा, तो अधिगम की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो अपन ने इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत पढ़ लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं लिख नहीं पाया हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ उस वक्त आप पॉज करके और उसको लिख लिया करो ताकि प्रॉपर आपके नोट्स तैयार हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई सिद्धांत के साथ। अधिगम का सिद्धांत पहला पढ़ा है अपन ने, एक और नए सिद्धांत के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।